नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करवाएंगे। तो देखिए, इसमें हमने पार्ट 1 में जो है एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक के जो है ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो है यहाँ पर समावेश किया है। तो देखिए, इन प्रश्नों में से ही जो है आपके मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो इस वजह से इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए उन सभी क्वेश्चन को आपको जो है जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 1 है संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए संख्या पद्धति में और प्रिय विद्यार्थियों एमसीक्यू के लिए जो है हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। उसमें जो है ऑल एक आपकी जितनी भी सारी एक्सरसाइज है उन सभी का जो है एक ही वीडियो में हम जो है कवर करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट में कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्या ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तो आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो और एक आप जो है ये मेथड यूज कर सकते हो कि जो आपका एलसीएम वगैरह का होता है। ठीक है ना, यानी कि माध्य वाला। तो यहाँ पर देखिए हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, देखो 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो उससे एक ज़्यादा, ठीक है ना, उससे एक ज़्यादा मतलब 7 लेकर जो संख्या दे रखी है, जैसे 3 और 4 दी हैं, तो इनको जो है हम ऐसी संख्या में बदलेंगे जिसका हर जो है 7 होना चाहिए। हर 7 कैसे लिया हमने, जितनी संख्या पूछी गई, जैसे 6 पूछी गई है तो 6 + 1 यानी कि 7। ठीक है ना, तो यानी कि हम 3 को इस तरह से लिखेंगे कि उसके बटे में 7 आना चाहिए, यानी कि एक तरह से इसको हम P/Q में लिखेंगे। क्लियर, तो P/Q में हम इसको लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे 3 बराबर हमने ये लिख दिया, हर में तो जो है 7 फिक्स हो गया भाई। अब अंश में क्या आएगा, तो अंश में कुछ नहीं करना, 3 और 7 को गुणा करके लिख देना है, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 4 को बनाना है, 4 बराबर हर में तो 7 आ जाएगा, 4 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इस तरह से हम 3 को तो क्या लिखेंगे 21/7 और 4 को हम लिखेंगे 28/7। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 = 7 होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ 3 बराबर ये लिख दिया हमने 21/7 और 4 बराबर 28/7। अतः अब जो है इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं कैसे होंगी, देखो यहाँ पर है 21/7, तो आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है ना, ये 6 परिमेय संख्या इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। क्लियर, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह का पूछा जाता है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार का जो है प्रकार बताइए। तो आपको क्या करना है कि अंश में हर का भाग देना है। ठीक है, भाग देने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए भाग देने पर क्या होता है, अगर मान लो कि रिजल्ट आने पर ये कुछ पदों बाद जो है भाग उसका रुक जाता है। ठीक है ना, रुक जाता है तो वो क्या होता है, शांत प्रकार का होता है। क्लियर, अगर मान लो कि वो नहीं रुकता है और चलता जाता है बार बार, मतलब चलता ही रह रहा है, यानी कि उसका जो भाग है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, तो वो क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन ये भी होती है कि अगर मान लो कि कोई निश्चित संख्या के बाद में अगर संख्या रिपीट होती हैं तो वो जो है हमारी अनवसानी आवर्ती होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास उदाहरण है 36/100। तो देखिए जब 36 में 100 का हम भाग देते हैं तो 0.36 बार जो है इसका भाग जाएगा, यानी कि भाग जो है डायरेक्ट जा रहा है, यानी कि ना तो ये लंबा चल रहा है, यानी कि 2 पदों बाद ये जो है खत्म हो गया है, तो इस वजह से इसका जो प्रकार है वो शांत प्रकार का होगा। ठीक है, जैसे दूसरा हमारा 3/13 है, तो 3 में हम 13 का भाग देंगे तो ये जो संख्या है 2 3 0 7 6 9 ये बार बार जो है रिपीट होने लग जाएगी, तो इस वजह से इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी आवर्ती प्रकार का होगा। दूसरा है 329/400। जब हम 329/400 में 400 का हम भाग देंगे 329 में, तो हमारा आंसर आता है 0.8225। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये ना तो रिपीट हो रहा है, यानी कि भाग भी जो है खत्म हो चुका है, इस वजह से इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत प्रकार का। क्लियर, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारे पास है 0.6 बार, जो बार लगा हुआ है 6 के ऊपर, इसका मतलब होता है कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है और 3 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो दे रखा है आंसर उसको हम मान लेंगे, माना x = 0.6 बार। ठीक है,
तो 6 बार का मतलब होता है कि जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने लिखा x बराबर 0.666666, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के जो है दोनों साइड में जो है 10 से गुणा करेंगे। अब देखिए 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि जितनी संख्या के ऊपर बार आ रहा है उतनी ही संख्या का हम जीरो लेकर, यानी कि देखिए एक संख्या पर बार आ रहा है तो हम एक जीरो वाली संख्या क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। अगर मान लो दो संख्या के, जैसे मान लो 66 पे ऊपर बार होता तो दो जीरो वाली संख्या क्या बनेगी, हमारा 100 बनाएंगे। इस तरह से हमें वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या बड़ी है तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे। इसको 10 से गुणा करने पर देखिए इस तरफ तो हो जाएगा 10x और इस तरफ होगा 6.6666, ठीक है। अब देखिए इस 6.6666 को हम दो भागों में लिख सकते हैं, किससे, 6 + 0.6666, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है 6.6666 वाली, इसको हमने क्या माना, x माना है, क्लियर। तो हम इस पूरे की जगह पर जो है हम x रख देंगे। x रखने पर देखिए हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, 10x बराबर 6 + x। अब देखिए ये जो x है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इस तरफ जाएगा, ये प्लस का है तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इस तरफ 6 बचेगा। तो देखिए 10 में से एक x घटेगा तो 9x बचेगा और इधर 6 ही रहेगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x बराबर क्या आएगा, 6/9। 3 से कटेगा तो 2/3, यानी कि x बराबर 2/3 आएगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे 0.6 बार बराबर कितना, 2/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। अगर ये क्वेश्चन किसी के अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है या इन क्वेश्चन में से अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप उन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके जैसे आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये वाला है 0.47 का बार। अब 7 पर बार लगा हुआ है तो ये 10 से ही गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो जो अभी हमने करा सेम टू सेम उस तरह से है, तो इसको भी आप कर लेना। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमारे पास एक उदाहरण है 3 - √23 और -√23। देखो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये √23 जो है ये ये एक √23 इसमें प्लस का आएगा, ठीक है। तो एक देखिए एक √23 माइनस का है और एक √23 प्लस का है, यानी कि √23 से √23 जो है कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 जो है एक परिमेय संख्या होती है। इसी तरह से ये देखो दूसरा वाला है कि 2√7 बटे में 7√7। तो √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7 बचेगा, जो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ 2 × पाई। अब देखो पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है, कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या का गुणा भी अपरिमेय संख्या ही होता है। इस वजह से जो 2 पाई है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने में कुछ नहीं है, ये इनको जो है गुणा करना है, तो सिंपल है, गुणा आप आसानी से इनको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए हर का परिमेयकरण वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। 100% ये क्वेश्चन आपसे अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है 1/√7 - √6। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये हर को हम देखते हैं कि हर में जो है अंडरूट हमें हटाना है, कुल मिला के ये काम हमें करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि जैसे यहाँ पर ले रखा है √7 - √7 √6। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच में इनके माइनस आ रहा है ना, तो इसका विपरीत लेकर यानी कि प्लस लेकर, उस प्लस लेकर इस पूरे से हम उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया और ये इसके √7 + √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। जब ये दोनों गुणा होंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी, क्लियर। और जब नीचे देखिए गुणा होंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है बराबर होता है a² - b²। तो इस फॉर्मूले से जो है ये हट जाएगा, यहाँ से देखिए a² - b² होगा। तो a की जगह पर है √7 और b की जगह पर है √6। जब √7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से देखिए ये बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए रूट थे, अब रूट हटकर केवल 1 आ चुका है, तो यही काम इसमें करना होता है। सेम इसी तरह से जो है इस वाले क्वेश्चन में करना है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। इसके बाद देखिए एक आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है जो भी 3 नंबर में पूछा जाता है कि दिखाइए कि 0.333
बराबर 0.3 बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर भी सेम तरीका देखिए, केवल एक संख्या पर जो है वो जो 0.6 बार था सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम उसी तरह से ये होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये दो क्वेश्चन है हर के परिमाणीकरण वाले, ये वाला और ये वाला, ये भी जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। इसके बाद देखिए अपनी अगली प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 2 बहुपद। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। ठीक है ना, घात का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखिए घात आपको कैसे देखनी है, जो भी देखिए बहुपद में जो चर दे रखा है उस चर की जो अधिकतम घात होती है, यानी कि उस चर की जो उच्चतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसा देखो यहाँ पर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, यानी कि इसमें जो है x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यानी कि उच्चतम घात 3 है। तो इस वजह से इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके समझ में भी आ रहा होगा। इसमें देखो इसमें कितनी है, सबसे बड़ी 5 है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर। अगर मान लो कि कोई आपसे इससे पूछे कि जैसे 3 दे दिया, अब 3 एक अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। ठीक है ना, तो इसकी अगर घात की बात करें तो इसकी घात शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से आपके कोई सा भी उदाहरण वो दे दे तो आप जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, px जो दे रखा है उसको हमें 0 के बराबर करना है, यानी कि शून्य होने के लिए px का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए px बराबर कितना, 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से देखो x के अलावा सब वैल्यू को इस साइड भेजेंगे तो -1/2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है। सेम दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है। देखिए 3x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 2/3। तो x बराबर 2/3 ही जो है इसका शून्य होगा। इस तरह से कोई सा भी उदाहरण आपको दे दे वो आप कर लोगे। और मैथ्स में देखिए डियर स्टूडेंट यही होता है कि जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपको दे। वैसे 9th क्लास में इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो संख्या भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ये लिखा 3x - 2, अगर इसकी जगह मान लो कि 2x - 1 आ जाए, इस तरह से आ जाता है, तो क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है ना, यानी कि आपको केवल तरीका याद करना है, ना कि क्वेश्चन को रटना है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपके 9th क्लास में तो इनमें से एडजस्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1, P2 के मान ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए ये हमारा जो है बहुपद है, इसमें हमें क्या निकालना है, P0, P1 और P2 का मान निकालना है। तो देखिए जब हम इसमें ये मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 0, यानी कि जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ हमें 0 रखना है, फिर इसमें जो है 1 रखना है और इसमें 2 रखना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो P0 का मान 1 निकलेगा, P1 का मान भी 1 निकलेगा और P2 का मान जो है 3 निकलेगा। सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, आप इसको देख लेना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है P बराबर है 2 + t + 2t² - t की घात 3। ठीक है, तो ये वाला है। तो इसमें भी देखिए जब हम P0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे, तो ये जो सारी वैल्यू है ये 0 होगी और केवल 2 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए P1 में भी जो है हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से 4 आएगा, और P2 में भी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे जो है ये देखिए एक्सरसाइज 2 थोड़ी आपकी बड़ी है और क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैंने यहाँ पर इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर जो है आपको दिए हैं। देखिए निम्न बहुपदों के गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये गुणनखंड दिया तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो x² का गुणांक है और जो अचर पद होता है उसको हम गुणा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर देखिए हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 12x² - 4x - 3 x + 1। फिर हम क्या करते हैं, प्रथम 2 में से और लास्ट 2 में से संख्या कॉमन लेते हैं। तो देखिए प्रथम 2 में जो है हमारे पास 4x कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में बचेगा 3x - 1। यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इस वाले में, तो इसमें हम -1 को जो है कॉमन लेंगे और कोष्टक में बचेगा 3x - 1। तो इस तरह से जो कोष्टक वाली है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x - 1,
और 4x और -1 को दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे, तो यही हमारा आंसर होता है। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है सर्व समीकरण वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए उपयुक्त तो सर्व समीकरणों का उपयोग करके, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है x+3 इसमें देखिए हम x+y का होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है x-3 और x+5, इसमें देखिए x+a और x+b का जो है फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज करने पर ये वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने जो है सॉल्यूशन कर रखे हैं, आप अच्छे से सॉल्यूशन इनका देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों को जो है ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 105 × 106। देखो 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 5 और इसको क्या लिख देंगे 100 + 6। तो यहाँ पर देखिए x+a x+b का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 11,130 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 95 × 96। तो 95 को देखिए 100 - 5 लिख सकते हैं और 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 9,120 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रसार वाला है, जिसमें क्या होगा a + b + c का होल स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे। देखिए ये हमारा उदाहरण है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको जरूर करना है। तो इस तरह से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकलेगा x² + 4y² + 16z² + 4xy + 16yz + 8xz। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है क्यूब वाला a + b का होल क्यूब। तो ये जो है हम इसको करेंगे तो 8x³ + 12x² + 6x + 1 हमारा आंसर आएगा। और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको ये करना है कि आपकी जितनी भी 5-6 सर्व समीका हैं, उन सर्व समीकाओं का प्रत्येक सर्व समीका का एक एक उदाहरण आपको जरूर करना है। ठीक है, आप कोई सा भी उदाहरण कर सकते हैं आपकी इच्छा से, लेकिन देखिए एक उदाहरण आपको जरूर करना है, फिर उसकी जगह कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको आसानी से कर पाओगे। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि यदि x-1 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो x-1 इस बहुपद का जो है गुणनखंड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे x-1 से x का मान निकालेंगे तो x = 1 निकलेगा। ठीक है, x = 1 निकलेगा, तो x = 1 का मान हम इस बहुपद में रख देंगे। इसमें रखने पर जो है क्या होगा कि इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो हम देखो ये रख रहे हैं P(1) बराबर क्या होगा 0 होगा। तो देखिए इसमें हम 1 रखेंगे, पूरे में एक जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो 1 रखने पर देखो ये वैल्यू मिली हमें 4 1 की क्यूब + 3 1 स्क्वायर माइनस जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 4 आएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 3 आएगा, और माइनस इधर 4 आएगा, प्लस की बराबर क्या होगा 0 होगा। देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों कट जाएगा, और ये जो प्लस का 3 है उसको दूसरी साइड जब हम भेजेंगे तो k बराबर क्या निकलेगा -3। ठीक है ना, तो -3 हमारा ये आंसर आएगा, यानी कि k = -3 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है तो उसको इसी तरह से करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर होता x+1, ठीक है, अगर x+1 होता तो यहाँ से निकलता x = -1, x -1 है तो x बराबर +1 हमने निकाला है। इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है जरूर इसको भी कर लेना, और 2-3 क्वेश्चन और है जो कि आपकी किताब के उदाहरण हैं, इनको आप जरूर करना है। इसके बाद देखिए अपनी तीसरी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। ये देखिए बहुत सीधी प्रश्नावली है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसमें पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष में स्थित है। देखो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में कौन से प्लस प्लस का किस साइड में आता है। देखिए प्लस प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश में आता है, माइनस प्लस सेकंड में आता है, और माइनस माइनस थर्ड में आता है, और प्लस माइनस फोर्थ में आता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे -2 और 4, यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस और प्लस, यानी कि x की वैल्यू तो माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। तो हम देखेंगे ये कहाँ पर है भाई, सेकंड चतुर्थांश में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में है। तीसरा है +-1, यानी कि प्लस और माइनस कहाँ पर है चौथे में है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इसी तरह से इनको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे अगर रिक्त स्थान में पूछा जाए तो थोड़ी सी ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए
कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। देखो जैसे ये अक्ष हैं, ये जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए एक्स अक्ष को वाई अक्ष को भी कहा जाता है। तो एक्स अक्ष को देखिए भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यानी कि ये जो बिंदु दे रखे हैं 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आपको बिंदु में कौन से बिंदु वहाँ पर, जैसे ए है, अब ए का जो निर्देशांक है यानी कि एक्स का मान क्या है और वाई का मान वहाँ पर क्या है। तो देखिए ए का जो है 4 और 0 क्यों है, क्योंकि जो है ए है एक्स अक्ष पर है और एक्स अक्ष पर जो है वाई का मान 0 होगा। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, 4 0। उसी तरह से देखिए बी वाला वाई अक्ष पर है तो इसमें एक्स का मान 0 होगा। तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, 0 3 बनेंगे। इसी तरह से बाकी के निर्देशांक आपको देखने हैं। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी जो है इसको करना है। ये 3 ही क्वेश्चन हैं, इनमें से ही आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए आपकी अगली प्रश्नावली, प्रश्नावली 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि नीचे दिए गए समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। तो देखिए ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ए इस रूप में हमें जमाना है। यानी कि जो मानक रूप है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का, उस रूप में हमें जमाना है। यानी कि कुल मिलाकर बराबर के दूसरी साइड में जो है 0 होना चाहिए। अब देखिए ये तो है बराबर के साइड में ये संख्या आ रही है, तो इस मान को हमें क्या लाना है, इस तरफ लाना है। यानी कि बराबर के दूसरी साइड केवल 0 होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस में है, इस साइड जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जो है क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0। देखिए जब हम इस वाले इससे इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a की मान जो है, a का मतलब होता है जो x से गुणा हो रहा है, तो x से गुणा कितना हो रहा है, 2। b का मतलब होता है जो y से गुणा हो रहा है, तो 3 आ जाएगा। और c का मतलब हो रहा है जो किसी से गुणा नहीं है, यानी कि बिना चर के दे रखा है। तो देखिए ये है माइनस का 4.37। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप इस तरह से इसको आसानी से कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखिए या 4 हल लिखिए। तो इसमें देखिए इसमें क्या करना होता है कि आपको देखिए जैसे मान लो इस समीकरण को हम या तो आप x का मान निकाल ले इसमें या y का मान निकाल ले। तो देखिए या तो आप x का मान रखो या y का रखो। अगर आप x का मान रखते हो तो हमें y के मान मिलेंगे और y का मान रखते हो तो हमें x के मान मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं x बराबर 0, यानी कि x का मान हम रख रहे हैं। तो इसमें देखिए x बराबर 0 रखने पर जो है हमें y बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर हम x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना मिलेगा, 8/3 मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लो 4 हल पूछे गए तो x बराबर 2 रख सकते हो, ठीक है, और x बराबर 3 रख सकते हो। इस तरह से आप ये मान रख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरह का है। और तीसरा एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग पूछा जाता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, x बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण में रख देना है। सोल्व करेंगे तो k बराबर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अर्धवार्षिक में नहीं आया है उसके जो है 100% चांस है कि ये क्वेश्चन वार्षिक में आएगा, तो इसको जरूर करना है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसको कर लेना। इसके बाद देखिए हमारी एक्सरसाइज 5 आती है। एक्सरसाइज 5 में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल आपको जो है एक तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है जो बार बार आते हैं और एक इसमें जो है आपकी अभिधारणा है वो आपको याद करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि यदि ए बी सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं के बीच में स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर जो है ए सी है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि क्या दे रखा है कि ए और सी के बीच में जो है बी आ रहा है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी के साथ ए सी जो है संपाती है, यानी कि ए बी प्लस बी सी में ए सी संपात
सकती है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे पर जो है AC आ रही है ना। तो हमें देखिए यूक्लिड का अभिकृत 4 कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर AC, ये है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये जो है ये बिंदु याद करने हैं कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा ही जा सकती है। देखिए ये एक बिंदु है तो ये बोल रहा है कि इससे केवल एक ही रेखा जाएगी, तो ये कथन असत्य है क्योंकि इससे होकर तो बहुत सारी रेखाएं जो है जा सकती हैं। तो इस वजह से हम लिख देंगे कि असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो देखिए कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब देखो एक रेखा तो ये निकल गई, अब ये बोल रहा है कि इससे बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं। तो देखो दोनों बिंदुओं से, केवल एक बिंदु से तो जा सकती है बहुत सारी, लेकिन जब दोनों बिंदुओं की बात हो रही है तो दोनों बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जा सकती है। तो ये भी जो है कथन असत्य है। इसके बाद देखिए दूसरा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भाई, ये रेखा है तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। अगला है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये भी सत्य है भाई, कोई दो वृत्त बराबर है तो बराबर कब होंगी, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो इस वजह से ये भी सत्य हो जाएगा और पांचवा क्वेश्चन भी जो है सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, इसमें ये दो क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ना, इनको आपको जरूर करना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक C बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB, है ना। तो इसमें देखिए हम चित्र बनाएंगे, ये हमने चित्र बनाया यानी कि लाइन खींची है, तो यानी कि C जो है बिल्कुल बीच में है, तो ये C बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। अब देखिए जो चीज़ हमें दे रखी है उसका हम यूज करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, AC बराबर BC, ये दे रखा है, ये हमने लिखा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों साइडों में जो है हम AC जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी जो है बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड AC जोड़ देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा AC प्लस AC, इधर हो जाएगा AC प्लस BC। तो देखो AC प्लस AC का मतलब क्या होता है, 2AC होगा। और देखिए AC प्लस BC का मतलब ये होगा, देखिए ये AC और ये BC, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इस पूरे AB के बराबर बनेगा। तो हम AC प्लस BC की जगह केवल AB हम लिख देंगे और इस साइड से जो 2 है वो इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो AC बराबर 1/2 AB हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमें लाना है इसमें। अगला क्वेश्चन है देखिए कि आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा। देखो क्या दे रखा है कि AC बराबर BD है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं, जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे AC बराबर BD। अब इसमें भी देखिए ऊपर वाले हमने जोड़ा है, इसमें हम घटा देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेगा, AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, इसमें ये कर रहे हैं कि हम जो है दोनों साइड से BC को घटा रहे हैं। अब देखो AC माइनस BC, देखो AC और माइनस BC, यानी कि AC में से अगर हम BC को घटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल AB बचेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। इसी तरह से देखो दूसरा है BD, ये BD माइनस BC, BD में से BC को घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल CD बचेगा। तो इस तरफ हम लिख देंगे CD। तो इस तरह से AB बराबर CD हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी जो है प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 5 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप जो है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हमें जो है व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, हम उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको और सॉल्यूशन बता देंगे ताकि आपको कोई डाउट उसमें नहीं रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आपको जरूर करना है और इसके अलावा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।